Hello everyone, good evening. This is Professor Aparna Agarwal from Karan Agarwal classes. चलो फटाफट से ज्वाइन करो. Yes, as you all know कि हमारे 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2 महीने बाकी है. And as promised, we are starting with our geometry revision. Let's start. Please join fast. एक बुक और एक पेन फटाक से लेके बैठ जाइए. लेट्स स्टार्ट. आई नो आप लोग सब पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं एंड हम 35 प्लस मार्क्स एम कर रहे हैं. उसके लिए हम बहुत जोरदार पढ़ने वाले हैं और हमारे टारगेट को अचीव करने वाले हैं. यस, सो लेट्स स्टार्ट. वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम. फटाक से ज्वाइन कर लो. चेक द वॉल्यूम. आवाज क्लियर है, मैम क्लियर है, पानी की बोतल सामने है एंड हमारा एम क्लियर है. यस, let's start. The chapter says Pythagoras theorem. हम सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है. बहुत इजी चैप्टर है. अच्छा खासा वेटेज इसको दिया हुआ है. 7 मार्क्स to 8 मार्क्स का वेटेज इसको एग्जाम में है. बहुत सिंपल चैप्टर है. बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं. नॉट बचपन मतलब दैट बचपन ये, लेकिन 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से हम पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसको जानते हैं. पाइथागोरस नाम के जो अंकल थे उन्होंने एक थ्योरम निकाला और उन्होंने थ्योरम में ये बताया कि ये थ्योरम सिर्फ 90 डिग्री वाले जो एक एंगल, जो एक ट्रायंगल के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. यस, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस और ये होता है द लॉन्गेस्ट साइड. तो पाइथागोरस अंकल ने ये बताया कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, दैट इज जो हमारा हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है, वो इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 2 रिमेनिंग साइड्स होता है. जो 2 साइड्स रह जाते हैं उन दोनों साइड्स के स्क्वायर को आप ऐड करोगे तो आपके लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के वो बराबर इक्वल होगा. और ये पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज जब 90 डिग्री का एंगल होता है. सो अगर मैं इस फिगर के हिसाब से बात करूं तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बिकॉज AB एंड BC इज द रिमेनिंग साइड. क्या दिया होना चाहिए, क्या गिवन पार्ट होना चाहिए? ये दिया होना चाहिए कि एंगल B एक एंगल 90 डिग्री का इन द ट्रायंगल है. ये कंपल्सरी अगर गिवन है तो ही हम ये वाला पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. Then the next concept in this chapter is Pythagorean triplet. नाम बताता है काम क्या है. भैया मैं हमेशा बोलती हूँ नाम बता रहा है काम क्या है. नाम बता रहा है ट्रिपलेट्स. What do you mean by triplets? 3 लोग है ना. तो 3 लोग अब है. कैसे लोग है? ऑफ कोर्स मैथ से तो लोग नहीं होंगे, नंबर्स होंगे. बट वो लोग, वो नंबर्स कैसे? वो पाइथागोरन नाम आया है, मतलब पाइथागोरस से मिलता जुलता कुछ तो है. पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स है. अब वो सेटिस्फाई कैसे करते हैं थ्योरम को वो हम देखेंगे. आपको मार्क माय वर्ड्स, एक सम कंपल्सरी पाइथागोरन ट्रिपलेट पे आता है. तो हमको ये कंसेप्ट पता ही होना चाहिए, इसको सॉल्व करते ही आना चाहिए. सपोज मैं आपको एक नंबर दे रही हूं, 3 नंबर्स दे रही हूं, 3, 4, 5 और अगर आपको मैं पूछती हूँ कि बताओ ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. अब मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाया. मैंने आपको क्या बताया, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज द हाइपोटेनस का स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लेंगे लार्जेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर कौन है, दैट इज 5. तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर लेंगे. लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना आ रहा है, 25. अब जो बाकी के 2 नंबर्स बचे वो कौन बचे, 3 और 4. उन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनको हम ऐड करेंगे. तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते तो हमको मिलता है 9 एंड हम अगर 4 का स्क्वायर करते तो हमको मिलता है 16. 9 प्लस 16 होता है 25. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जब हमने 5 का स्क्वायर निकाला वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को ऐड करने के बराबर था. तो इसका मतलब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. एंड यही तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम में भी हमने लिखा था दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। कुछ इस तरीके से ही हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी दिख रहा था। ये देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है लॉन्गेस्ट साइड का, यहाँ पे भी स्क्वायर है लार्जेस्ट नंबर का, यहाँ पे रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर का एडिशन है, यहाँ पे भी 2 रिमेनिंग नंबर्स का स्क्वायर का एडिशन है। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ऐसा होता है कि आपके लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, तो ये तीनों नंबर्स को हम बोलते हैं कि इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यस, इस केस में हम बोलेंगे यस 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसके बेसिस पे आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 में जो सम्स है, देखो आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 में 6 सम्स पाइथागोरन ट्रिपलेट के दिए, जिसमें से 2 मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, सो दैट यू नो हाउ टू प्रेजेंट ऑल्सो द सम। एंड जैसे कि एक मैंने फर्स्ट वाला आपको अभी सॉल्व करके दिखाया, हमको 3 नंबर्स दिए थे 3, 4, 5, तो आपको उसको कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा देती हूँ, प्लस कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। फिर बाकी तो सब सेम रहने वाले, बाकी चारों सम सेम सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। बस क्या रह जाएगा, स्क्वायर निकालना। एक ही काम इसमें बड़ा है, वो है स्क्वायर निकालना। तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ और एक और बार मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एक और बार हम इसको रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है ये चेक करते हैं। 3 नंबर्स हमारे सामने 4, 9, 12। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, लार्जेस्ट नंबर हमारा है 12, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम 12 का स्क्वायर लेंगे। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 144। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जो रिमेनिंग नंबर्स है दैट इज 4 एंड 9 उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो 4 का स्क्वायर इज 16, 9 का स्क्वायर इज 81। अगर 16 प्लस 81 आप करते हो तो आपको मिलता है 97, राइट। अब आप 1 और 2 को कंपेयर करो, क्या 144 97 के बराबर है, नहीं है। 144 इज नॉट इक्वल टू 97, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आप बोलेंगे देयरफॉर 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet। देखो आपको हर एक सम को लिखना है, आप मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई सम छूट गया है, साथ में लिख के नहीं हुआ है, साथ में लिखना नहीं हो रहा है, पहले आपको समझना है, तो आप लेक्चर के बाद YouTube पे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो स्क्रीन को पॉज करके पूरा का पूरा सम लिख के लेंगे, समझ के लेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगर डाउट्स है तो वो क्लियर करके लेंगे। ठीक है, अगर आपका ये सम लिख के हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको स्क्वायर्स निकालने की एक ट्रिक बता देती हूँ जो मैं ऑलरेडी क्लास में शेयर कर चुकी हूँ। 2 डिजिट नंबर्स पे ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। सपोज हमको 60 का स्क्वायर निकालना है या 35 का स्क्वायर निकालना है। अब बड़े नंबर्स है, हमको स्क्वायर निकालना आता है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हम इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स पे जो भी नंबर है हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लिख लेंगे। याद रखो जब भी हम स्क्वायर लेते हैं ऑफ अ सिंगल डिजिट, इस ट्रिक के लिए आपको 2 डिजिट में करके उसको लिखना है। मतलब अगर आंसर आपका सिंगल डिजिट है तो आप 0 लगा के उसको लिख लीजिए। जैसे 5 का स्क्वायर इज 25, तो वो 2 डिजिट है तो मैं उसको एज इट इज लिख दूंगी। फिर 3 का स्क्वायर हम लेंगे, दैट इज जो टेंस पे नंबर होता है उसका हम स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर इज 9, लेकिन हम 9 ना लिखते हुए 0, 9 लिखेंगे, उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। नीचे एक प्लस का साइन डाल देंगे। अब हम जितने भी नंबर्स स्क्वायर्स में इन्वॉल्व है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 30, और नीचे हम 30 को ऐड कर देंगे। तो यू गेट द आंसर एज 1225। एंड ये है आपका ट्रिक, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं सच बता रही हूँ, एग्जाम में फॉर नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, मेंसुरेशन चैप्टर के लिए भी आपको ये ट्रिक बहुत यूज होगी। ठीक है, डन। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी सम हो, टेक्सचुअल हो, नॉन टेक्सचुअल हो,
आप उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सम्स पे पर्टिकुलरली ध्यान दोगे तो आप सिर्फ वही टाइप का सम वही नंबर्स के साथ सॉल्व कर पाते हो। ऐसी मिस्टेक हमको करनी नहीं है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट, एक सम 30, 60, 90 थ्योरम पे या फिर 45, 45, 90 थ्योरम पे आता ही आता है। हम लोगों ने ये थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं, 10th स्टैंडर्ड में हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्राइंगल, व्हाट डज द प्रॉपर्टी सेज? द प्रॉपर्टी इज रियली सिंपल। मैं हमेशा बोलती हूँ नाम में काम छुपा होता है, तो नाम बता रहा है 30, 60, 90 डिग्री। ये डिग्रीज तो हमेशा एंगल्स की होती है। तो अगर ट्राइंगल में वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग एंगल है वो कितने डिग्री का होगा भैया? वो 60 डिग्री का होगा। तो अगर आपको ये दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन दैट इन अ ट्राइंगल one of the angle is of 90 degree, the other angle is of 30 degree and the third angle is of obviously 60 degree, अगर आपको ये दिया हुआ है तो the theorem says, मैं आपको इसको if then में लिख के बता रही हूँ, that if ये दिया हुआ है कि angle C is of 30 degree, angle B is of 90 degree and angle A is of 60 degree, then you can say that the side opposite to 30 degree, opposite degree के 30 degree के opposite कौन सा side है? AB। तो the side opposite to 30 degree, कौन है side opposite to 30 degree? AB। वो कितना होगा पता है आपको? वो होगा half of hypotenuse। आपका hypotenuse जितने भी लेंथ का है उसका आधा आपका AB होगा। मतलब अगर आपका AC 10 सेंटीमीटर होगा तो आपका ए बी 5 सेंटीमीटर होगा। सेम थ्योरम हमको ये भी बोलता है कि द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के अपोजिट कौन है? 60 डिग्री के अपोजिट है BC। तो वो कितना होगा? वो होगा √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। प्लीज ये कंसेप्ट को याद रखिए। एक सम ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। यस, सो द कंसेप्ट के ऊपर अगर कंसेप्ट क्लियर है तो लेट्स अप्लाई इट ऑन द सम। हम प्रैक्टिस सेट के ही सम्स कंसेप्ट वाइज साथ में मैंने आपके लिए क्या किया है, कंसेप्ट सिखा रही हूं, उसके बेसिस पे एक सम प्रैक्टिस सेट में से हम सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट आप अप्लाई भी कर पा रहे जो भी कंसेप्ट आप सीख रहे हैं। यस, तो एक रिविजन अच्छा खासा हमारा यहाँ पे ऑफ कंसेप्ट एंड द सम्स दोनों हो रहा है। द सम सेज, सी द फिगर 2.19, आई कैन सी द फिगर। फाइंड आरपी, क्या ढूंढने बोल रहे हैं भैया? आरपी। व्हाट इज आरपी? आरपी इज दी हाइपोटेन्यूज। एंड पीएस, क्या ढूंढने बोल रहे हैं? एंड पीएस ढूंढने बोल रहे हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। अगर मैं फिगर को ध्यान से देखती हूं तो मुझे फिगर में 3 चीजें दी है। पहली चीज उन्होंने दी है, जो भी दिया है वो मैं लिख लेती हूं। दे हैव गिवन अस दैट एंगल एस इज ऑफ 90 डिग्री, आई कैन सी दैट। देन दे हैव गिवन अस दैट एंगल पी इज ऑफ 30 डिग्री, करेक्ट है। अब वो मुझे क्या बोल रहे हैं? उन्होंने मुझे बोला है कि एस आर इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। अब वहां पे कुछ मेंशन नहीं, इसलिए मैं यूनिट्स लिख रही हूं। प्लीज ये छोटी छोटी चीजें प्रेजेंटेशन में याद रखो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो यूनिट्स लिखना कंपल्सरी है फाइनल आंसर में स्पेशली। ओके, अब वो क्या बता रहे हैं हमको? उन्होंने बताया कि ट्राइंगल के 2 एंगल्स, एक 90 का एक 30 का। तो ऑब्वियसली आई कैन से मैं बोल सकती हूं दैट द थर्ड रिमेनिंग एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। यस, द रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री। यस, अब अगर मैं ये लिख देती हूं, इसका मतलब ट्राइंगल PSR इज अ 30, 60, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। ये हम बोल सकते हैं। क्यों मैं ये बता रही हूं? क्योंकि अगर वो 30, 60, 90 वाला ट्राइंगल है तो ही मैं 30, 60, 90 वाला थ्योरम उसके ऊपर लगा सकती हूँ, प्रॉपर्टी उसके ऊपर यूज कर सकती हूँ। अब 30, 60, 90 वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? मुझे 30, 60, 90 वाली प्रॉपर्टी बोलती है दैट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ यहाँ पे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन है? यस, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, क्विक। यस, इट इज SR। अब SR इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? PR। अब मुझे यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? SR बताया कि इट इज 6, तो आप 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन।
टू डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और इस तरह से हमको आंसर ऑफ पी आर मिलेगा। पी आर हमको कितना बता रहे हैं वो, पी आर कितना आएगा अगर मैं कैलकुलेट करती हूं तो मुझे पी आर मिल जाएगा 12 यूनिट्स। वेरी नाइस। एंड दिस इज योर हाइपोटेनस। बट सिर्फ हाइपोटेनस ढूंढने बोला है क्या? नहीं, सिर्फ पी आर नहीं ढूंढने बोला है, उन्होंने पीएस भी ढूंढने बोला है। अगर हम पीएस को देखेंगे तो दैट इज साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। मैं इसके साइड में यहां पे लिख देती हूं। हम अब निकालेंगे पीएस। पीएस के लिए हम लिखेंगे द सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन है बताओ जल्दी? एसपी, करेक्ट। और √3/2 हाइपोटेनस हमें कितना मिला था ऊपर से? पी आर इज द हाइपोटेनस 12। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 6 जा, so we'll get the answer as 6√3 units. I hope the concept is clear. Yes. चलो, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट है 45 45 90। देखो, एक अगर एंगल 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली जो बचे हुए दो एंगल्स है, मतलब अगर एंगल बी आपका 90 डिग्री का है तो बचा हुआ एंगल ए एंड सी उनका एडिशन वुड बी 90, क्योंकि हमें पता है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी हमने सीखी है। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी मतलब क्या? तीन एंगल्स इन द ट्राइंगल और तीनों एंगल का एडिशन इज 180। 180 में से बी हमारा 90 है तो ए और सी मिलके कितना हो जाएगा? 90। मतलब ए और सी हमेशा हमारा अक्यूट एंगल रहने वाला है। सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, इस केस में वो सेम हो रहे। अगर वो दोनों सेम हो रहे, जैसे कि इस केस में दोनों 45 डिग्री है, तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कॉन्वर्स उसका थ्योरम लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉन्वर्स थ्योरम क्या बोलेगा कि जितना ए बी भैया उतना है बी सी भैया। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का कॉन्वर्स हमको पता है। यस। अब 45 45 90 थ्योरम क्या बोलता है? जैसे 30 60 90 में कंपल्सरी ये दिया होना चाहिए था कि एक एंगल 30 का है, एक एंगल 60 का है, एक एंगल 90 का है, वैसे ही 45 45 90 में भी कंपल्सरी ये दिया होना चाहिए कि दैट ए एंड सी, सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं, ट्राइंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, कि दो एंगल्स 45 डिग्री के और एक एंगल जो थर्ड वाला एंगल है वो 90 डिग्री का। देन अगर ये दिया हुआ है कि ये दोनों 45 45 के है, अगर आपको दिया है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन बाय यूजिंग 45 45 90 थ्योरम आप बोल सकते हो कि जो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री दो है, एक है BC, दूसरा है AB। दैट इज AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/√2 टाइम्स इनटू द हाइपोटेनस। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्या हम नेक्स्ट सम पे जा सकते हैं? इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं और क्लियर करते हैं। यस। देखो, आपके टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस सेट 2.1 का ही सम मैंने यहां पे लिया है। ये एक्टिविटी बेस्ड सम आपके टेक्स्ट बुक में था, लेकिन मैं हर बार बोलती हूं एक्टिविटी बेस्ड सम एज इट इज एक्टिविटी बेस्ड आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो नॉन एक्टिविटी बेस्ड भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको एवरी स्टेप पता होना जरूरी है और आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है। यहां पे बोला है फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर 2.20 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको बोला है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी आपको यहां पे बताया हुआ है। आप क्या रीजन दोगे बताओ? चलो, यस इट इज गिवन, क्योंकि वो फिगर के अंदर ही मार्क किया हुआ है। आपके ये फिलिंग द ब्लैंक्स एक्टिविटी बेस्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिख रहे हो। अगर आपने गलती से यहाँ पे कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लिख दिया जो कि दिया हुआ नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मार्किंग करके दोनों साइड्स को इक्वल बता दिया, तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। यस। अब उन्होंने बोला एंगल BAC, BAC कितना हो जाएगा? BAC हो जाएगा 45 डिग्री। यस, क्योंकि हमें ये दोनों इक्वल है, तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, अब एक्टिविटी बेस्ड है, उन्होंने हमको ये पूछा नहीं है तो ये लिखना नहीं है।
अगर नॉन एक्टिविटी बेस्ड आता है तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ए और सी 45 डिग्री क्यों है, क्योंकि हम एंगल एडिशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे और बताएंगे तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, जिसमें से बी 90 है, तो ए और सी जो बचा हुआ है वो भी 90 है, लेकिन ए और सी इक्वल होंगे क्योंकि आइसोलेशन ट्रायंगल थ्योरम लगाएंगे हम, तो वो दोनों 45 हो जाएंगे। यस, अब हम बोलेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ए सी। ए सी इज दी हाइपोटेनस। अगर मैं इसको यहां पे सॉल्विंग करती हूं तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √8। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय √8? अगर आप √8 निकालना चाहते हो आप उसके फैक्टर्स अंदर लिख दो, तो √8 हमको कैसे मिलता है, हमको 4 इंटू 2 करके √8 मिलता है। अब √4 क्या होता है, √4 होता है 2, मतलब 2 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, √2 कट, तो मेरे पास आंसर क्या बचा, 2। यस, सो ए बी एंड बी सी हमारा कितना हो गया, वो हो गया 2 यूनिट्स। मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्या लिखना है, प्लस मैंने सॉल्विंग भी साइड में आपको करके बता दिया, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये 2√2 कहां से आया। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि 2√2 कैसे हो गया √8 का, तो आपको वो फैक्टर्स निकालने हैं उसके, और आपको रूट्स में से जो भी बाहर निकल सकता है वो बाहर निकलना है। यस, तो ये हमने सॉल्विंग यहां पे कर लिए। आपको मैं फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्या लिखना है वो बता देती हूं। And this is how you present the sum. Done? Next, जिससे स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गए। स्टार्टिंग में जो हमने 3 कंसेप्ट यूज किए, दैट वाज जस्ट द बेस। मोस्टली 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट 30 60 90 एंड 45 45 90। अब हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं। द मेन कंसेप्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पाइथागोरस थ्योरम तभी लगता है जब एक 90 डिग्री का एंगल एक ट्रायंगल के अंदर होता है, दिया होता है, एंड पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 रिमेनिंग साइड्स। द रिमेनिंग साइड इज ए बी एंड बी सी। उनका स्क्वायर करके आप ऐड कर दो। देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करना है, गलती से भी ए बी प्लस बी सी स्क्वायर लिखना नहीं है। ये 2 अलग चीज है, ये 2 सेम चीज नहीं है। प्लीज माइंड इट। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें उनके मार्क्स चले जाते हैं। यस, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो लेट्स अप्लाई द कंसेप्ट ऑन द प्रैक्टिस सेट का सम। द सम सेज इन द फिगर 2.21। अगर हमको सम दिख रहा है तो उन्होंने बोला है कि एंगल DFE, ये आपका एंगल है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, DFE इज 90 डिग्री। आई कैन सी दैट। देन उन्होंने बोला है FG इज परपेंडिकुलर टू ED। देखो, जब मैं ये कंसेप्ट पढ़ती हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक और कंसेप्ट आता है जो अभी तक मैंने रिवीजन लेक्चर में नहीं पढ़ाया है, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस में ये पढ़ लिया है, जो मैं आपको अभी फिर से बताने वाली हूँ। लेकिन उतना पार्ट हम बाद में उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही सॉल्व करेंगे। मैंने ये सम इसीलिए लिया क्योंकि इस सम को वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं फॉर 3 मार्क्स, क्योंकि इसमें 3 सब क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन में से अगर हम देखते हैं, उन्होंने हमको ढूंढने के लिए बोला है EG। EG ढूंढने के लिए मेरे पास उन्होंने GF दिया है, दैट इज 12, लेकिन मेरे पास EF नहीं है। करेक्ट है। जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है, उन्होंने मुझे EG ढूंढने के लिए बोला है, मेरे पास EG नहीं है। तो जब तक मैं EG नहीं ढूंढती हूं तब तक मैं EF ढूंढ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं तब तक पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए 2 साइड्स तो पता ही होने चाहिए, तो मुझे वो तीसरा कंसेप्ट जो मुझे ये डायग्राम देख के याद समझ में आना चाहिए, आप लोगों को, मुझे मतलब आप लोगों को सम देख के समझ में आना चाहिए, उसके पास जाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यस, द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये नाम हमने पहले भी सुना है। मीन याद आ रहा है क्या? मीन, ओ योसो मीन, वो वाला मीन नहीं जो मैं हर बार बोलती हूँ। देयर आर 2 मीन्स, एक होता है अरिथमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, मीन मीन्स एवरेज ओवर देयर,
मीन, मीडियन मोड, यस वो वाला मीन। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन इज डिफरेंट। ज्योमेट्रिक मीन हमने पहले भी सुना है, मैं इस टॉपिक की बात नहीं कर रही हूं, मैं पाइथागोरस थ्योरम में सुना है ऐसा नहीं बोल रही हूं। ये नाम हमने पहले सुना है जब हमने 9th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था रेशियो एंड प्रपोर्शन। यस, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर जिसका नाम था कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन? याद आ रहा है क्या? कुछ नाम बोलने के बाद कुछ याद आ रहा है? यस, द कंटिन्यूड प्रपोर्शन का कंसेप्ट सेज दैट ओके, द कंसेप्ट सेज दैट अगर a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन c, कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलता है कि अगर देखो प्रपोर्शन मतलब क्या? प्रपोर्शन मतलब दो रेशो, दो इक्वल रेशोस। यस, अब यहां पे रेशो a अपॉन b है एंड दूसरा रेशो b अपॉन c है। दोनों रेशोस अगर इक्वल दिए हैं, अगर इफ दिया है, तो यहां पे जो b वाला है ना, b उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। b को हम क्या बोलेंगे? b इज ज्योमेट्रिक मीन। अब आप बोलेंगे मैम इसको ज्योमेट्रिक मीन क्यों बोल रहे हो, क्या हो रहा है? बताती हूं। देखो, जब हम इक्वल टू बीच में होता है तो क्या करते हैं भैया? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। b स्क्वायर का वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू ac। सेम कंसेप्ट यहां पे लग रहा है, सेम डिक्टो। आपको यही पैटर्न में यहां पे भी कुछ दिखेगा, बताती हूं कैसे। ये देखो, यहां पे उन्होंने बोला है दैट इन द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिख रहा है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है? RQP। अगर मैं थोड़ी देर के लिए डायग्राम को भी यहां से हटा देती हूं और हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? लेट्स मेक अ डायग्राम। मैं आपको बता रही हूं कि देयर इज अ ट्राइंगल, जिसमें से वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं ABC। अब जो एक परपेंडिकुलर, व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करना। अगर मैं वही 90 डिग्री के एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं टुवर्ड्स दी हाइपोटेनस, मतलब अगर मैं बोल रही हूं कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC, AC मेरा हाइपोटेनस है और BD मेरा परपेंडिकुलर है, तो यहां पे जो BD है वो कौन होता है? वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। BD इज द ज्योमेट्रिक मीन, BD इज द ज्योमेट्रिक मीन। और BD का स्क्वायर जो होता है दैट वुड बी इक्वल टू, देखो दो पार्ट्स क्रिएट हुए, एक AD एक DC, हाइपोटेनस दो पार्ट्स में आ गए, वो है एक AD एंड एक DC। तो जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू AD इंटू DC। और मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक मीन आपको सिमिलर पैटर्न में दिखेगा जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा था, क्योंकि वही कंसेप्ट है। यस, सो ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको क्लियर है, फिर से बोल रही हूं, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या दिया होना जरूरी है? देखो, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इट्स ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं समझा है तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से पहले हम बात करते हैं कि अगर दो रेशियो इक्वल है तो, और दोनों रेशियो में जो पहले रेशियो का डिनोमिनेटर है वही दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर है, तो जो भी ये इक्वल पार्ट है, जो सेम पार्ट है, उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन, मतलब B इज द ज्योमेट्रिक मीन। और हम इक्वल टू बीच में तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC हमको मिलेगा। अगर यही कंसेप्ट हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाना चाहते हैं, मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, तो अगर मुझे दिया है कि एक ट्राइंगल है जिसमें B एंगल 90 डिग्री का है, और अगर उस एंगल से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ टुवर्ड्स दी हाइपोटेनस, मतलब मैं दो चीजें आपको दे रही हूं, गिवन पार्ट में दो चीजें होगी कि B इज 90 डिग्री एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर ये दोनों दिया है
देन पार्ट में मैं बोल सकती हूं दैट देन BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्या हम सम सॉल्विंग पे जा सकते हैं? यस। सो जो मैंने सम अभी आपको बताया था कि जिसके लिए हमको ये कंसेप्ट देखते साथ समझ में आना चाहिए, वो सम हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बोला EG मुझे ढूंढना है। EG के लिए मुझे सिर्फ GF पता है, लेकिन GF को ध्यान से देखो। GF कहां से ड्रॉ किया है? GF 90 डिग्री के एंगल से ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किसके लिए परपेंडिकुलर है? वो हाइपोटेन्यूज के लिए परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ज्योमेट्रिक मीन यहां पे यूज कर सकती हूं? यस। तो मैं ज्योमेट्रिक मीन अगर इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल DFE मैं बोल सकती हूं दैट एंगल F इज इक्वल्स टू 90 डिग्री जो दिया हुआ है, एंड मैं बोल सकती हूं FG इज परपेंडिकुलर टू ED। ये दोनों चीज मुझे क्या की है? दी हुई है। देयरफॉर ज्योमेट्रिक थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलेगा? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा कि GF इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो GF स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, दैट इज DG एंड GE, उनका मल्टीप्लीकेशन। और यहां पे हम रीजन लिखेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब GF का वैल्यू मुझे पता है दैट इज 12। यस। DG का वैल्यू मुझे पता है दैट इज 8। बट क्या मुझे GE का वैल्यू पता है? नो। तो जो नहीं पता वो एक तरफ, बाकी सब ऑन द अदर साइड। यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन। करेक्ट। सो ये हो जाएगा 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर इज 144। अब मैं 8 को शिफ्ट कर रही हूं, देखो, क्योंकि 8 का वहां पे कुछ काम नहीं है इक्वल टू के, वो उसको इस तरफ आना पड़ेगा। वो मल्टीप्लीकेशन में था, वो कहां जाएगा? डिविजन में। करेक्ट। सो GE कितना हो जाएगा? 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए जल्दी से। ओके, यस, करेक्ट। सो GE का वैल्यू हमको मिल गया दैट इज 18 यूनिट्स। करेक्ट। अब हमें GE मिला है दैट इज 18, बट हमें और भी चीज ढूंढनी है। हमें फर्स्ट चीज मिल गई, फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया। अब उन्होंने हमको बोला है FD ढूंढने के लिए। बताओ FD ढूंढने के लिए क्या करेंगे? मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करती हूं सो दैट हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सके। FD ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? हम ट्राइंगल FGD, ये ट्राइंगल दिख रहा है, हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो हम वो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगा सकते हैं। चलो आप सेकेंड सब क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल FGD एंगल G इज इक्वल्स टू ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से DF हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाँ या ना? यस। सो DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू GF का स्क्वायर प्लस GD का स्क्वायर। क्या रीजन लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने शॉर्टकट में लिखा PT, आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या हमें DF पता है? नो। तो हम DF को वहीं रहने देंगे। GF हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो 18 यूनिट्स था, प्लस मुझे GD पता है इट इज 8, दैट इज गिवन राइट। अब मुझे आप फटाफट से आंसर बताएंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और आंसर बताएंगे। 18 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ऐड करो, आंसर बताओ जल्दी से। ओके ओके, GE हमारा 18 है, GF हमारा 12 है। यस यस, GE हमारा 18 मिला था, GF हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 64। करेक्ट। कितना आंसर आया? देयरफॉर DF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 64, दैट वुड बी करेक्ट। यस। अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा, तो फटाक से स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? क्या हम सबको स्क्वायर रूट निकालना आता है? हाउ डू वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट? क्या आप लोगों को सभी को ये पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, वी डू फैक्टराइजेशन।
तो 208 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2, देखो लास्ट में यूनिट्स पे इवन नंबर है तो हम 2 से द फर्स्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 1 जा, 0 जा, 4 जा, देन 2 5 52 जा, 2 26 जा, देन 2 13 जा, करेक्ट? नो करेक्ट, देन 13 1 जा। अब 2 की जोड़ी 1 को बाहर निकाल दो, सो दैट इज ये 2 की एक जोड़ी बाहर निकल गई, ये 2 की एक जोड़ी बाहर निकल गई, मतलब 2 इंटू 2 इज 4, 4 रूट 13 यूनिट्स। क्या हम सभी को फैक्टराइजेशन समझ में आया? हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट समझ में आया? करेक्ट। अब ये सेकेंड सब पार्ट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सब पार्ट। थर्ड सब पार्ट में उन्होंने EF ढूंढने बोला है। अब ऑब्वियसली सब कुछ मैं तो नहीं करूंगी, थोड़ा बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा। ये हमको 18 मिला था, ये हमको 4 रूट 13 मिला है। अब आपको EF ढूंढने बोला है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रायंगल EGF पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के EF ढूंढ लीजिए, या फिर आप बड़ा जो मेन ट्रायंगल है दैट इज DFE उस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के EF ढूंढ लीजिए। आपको मैं पूरा दे रही हूं 2 मिनट, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यस, कम ऑन फास्ट। यस, वेरी नाइस, करेक्ट है, वेरी नाइस। आप लोग जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ भी प्रैक्टिस होने वाला नहीं है। मैथ्स सॉल्विंग करके ही प्रैक्टिस होता है। आप सिर्फ ऊपर से पेजेस को टर्न करके मैथ्स पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है? मैथ्स लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स लॉजिक वाला सब्जेक्ट है। दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है, दिमाग को बार बार चार्ज करना है, जैसे मोबाइल चार्ज करते हो सिमिलरली आपको आपके दिमाग को चार्ज करना है सम सॉल्व करने के लिए। और दिमाग चार्ज तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। चार्जर लगाओ, प्रैक्टिस करो। यस, चलो, क्या हम नेक्स्ट सम पे जा सकते हैं? अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम नेक्स्ट सम पे जा सकते हैं। सम पे जाने से पहले एक और छोटू सा कंसेप्ट जो इस, देखो पाइथागोरस थ्योरम बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटू चैप्टर है, वेटेज वाइज बहुत अच्छा चैप्टर है। मैंने जैसे पहले भी बताया 2.1 में मैक्सिमम कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं। 2.2 के लिए सिर्फ 2 ही कंसेप्ट्स बचते हैं। यस, तो 2.1 में कंसेप्ट्स है, सम्स सिंपल है क्योंकि कंसेप्ट भी सिंपल है। तो हम कंसेप्ट के साथ इसीलिए सम्स को कर रहे हैं, सो दैट कंसेप्ट एंड सम क्लियर हो जाए। यस, एक और छोटू सा कंसेप्ट है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। नाम बता रहा है, काम क्या है? सिमिलैरिटी। इससे पहले हमने टॉपिक देखा था सिमिलैरिटी। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? जब उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं लेकिन साइड्स प्रोपोर्शन में होता है। प्रोपोर्शन में होना मतलब इक्वल रेशियो में होना। अब सेम नाम बता रहा है भैया कि सपोज आप अब बोलेंगे मैम नाम बता रहा है 2 ट्रायंगल सिमिलर, आप बात कर रहे हो, लेकिन क्या 2 ट्रायंगल होने चाहिए इस थ्योरम के लिए? नो, ट्रायंगल एक ही है। वो ट्रायंगल कैसा है? वो ट्रायंगल राइट एंगल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में बता दिया था कि 90 डिग्री का एंगल होगा तो ही पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे, तो उसके कंसेप्ट भी तो तभी आएंगे। तो 90 डिग्री का अगर एक एंगल दिया है और अगर उस 90 डिग्री के एंगल पे से एक परपेंडिकुलर, जो ज्योमेट्रिक मीन में भी हमने देखा था, दिया है टुवर्ड्स द हाइपोटेनस, तो अपने आप ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से ट्रायंगल्स? ट्रायंगल 3 फॉर्म होते हैं इसके वजह से। 3 ट्रायंगल्स बन गए, एक ट्रायंगल का 3 बन गया, एक ट्रायंगल का 3 ट्रायंगल बन गया। आप देखो, पहला ट्रायंगल ए डी बी, ये पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल बी डी सी, और तीसरा ट्रायंगल, जो ट्रायंगल पे हमने ये इफ वाला पार्ट लगाया था, दैट इज द मेन ट्रायंगल ए बी सी। अगर आपको ये दिया है, इफ आपको ये दिया है कि B इज 90 डिग्री और आपको ये दिया है कि BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस,
देन तीन ट्राइंगल, आप दो कंसेप्ट हम यूज करते हैं, एक थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं और एक सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं। वो कंसेप्ट ये बोलता है कि जो तीन ट्राइंगल फॉर्म हुए, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 एंड द मेन ट्राइंगल 3, वो तीनों एक दूसरे से कैसे होंगे? वो तीनों एक दूसरे से होंगे सिमिलर। कैसे होंगे? करेक्ट। अब जब आप ट्राइंगल्स तीनों सिमिलर ये लिख रहे हो, देखो सिमिलर ट्राइंगल्स का फायदा क्या होता है, हम डायरेक्टली उनके साइड्स प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। साइड्स प्रोपोर्शन में लिखना बहुत सारे सम्स में हमको हेल्पफुल होता है, अगर वो टाइप का सम है तो, ठीक है। अब जब भी आप सिमिलैरिटी लिखते हो तो एक छोटी सी चीज आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज द करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मीनिंग मैंने आपको समझाया हुआ है। करस्पॉन्डेंस इज द ओवरलैपिंग। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था। आप मॉल में जाते हो, सैंडविच खरीदते हो, आप सामने से देखते हो, आपको लगता है एक ही सैंडविच है, राइट? लेकिन जब आप उसको खोलते हो तो आपको दिखता है कि दो सैंडविच है। सिमिलरली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बराबर जो साइड, जिस साइड से ओवरलैप होना चाहिए था टू मेक देम लुक सिमिलर, वैसा किया गया है। लेकिन अगर मैं उसी सैंडविच को गलत तरीके से ओवरलैप करूंगी तो क्या वो सिमिलर, मतलब एक ही दिखेगा? नहीं, वो एक नहीं दिखेगा, दो अलग अलग सैंडविचेस मुझे दूर से दिखाई देंगे। यस, सो व्हाट इज करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस इस केस में जब मैं थंब को थंब के ऊपर रख रही हूं तभी वो एक जैसा दिख रहा है। अगर मैं थंब के ऊपर कोई और फिंगर रखती हूं तो वो ओवरलैप नहीं होता है, वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो इसका मतलब थंब का करस्पॉन्डेंस कौन है? थंब। वैसे ही ट्राइंगल में करस्पॉन्डेंस कौन होता है? वर्टाइसिस। ए का वर्टाइसिस का करस्पॉन्डेंस कौन है? आपको बहुत ध्यान से देखना है। और सिमिलैरिटी का जब आप स्टेटमेंट लिखते हो कि ये ट्राइंगल से सिमिलर है, तो आपको करस्पॉन्डेंस को मेंटेन रखना है। यस, अगर ये क्लियर है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सी आई नो हम लोग थोड़े सिंपल सम्स कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगता होगा, बट कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं है, सम्स जब तक क्लियर नहीं, जब तक सिंपल सम्स नहीं आ रहे, तब तक हम टफ क्वेश्चंस पे जाके कोई मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चंस हम करने वाले नहीं हैं। हर एक लेक्चर में हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। सम्स का लेवल बढ़ते जाने वाला है। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, हम सभी चीज कवर करने वाले हैं। बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, क्या ट्रिक्स यूज करनी है, क्या गलती आप कर सकते हो, क्या अवॉइड करना है, ये सब हम यहाँ पे कवर करने वाले। यस, तो अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, थोड़ा सा, तो लेट्स स्टार्ट विथ अ टफ क्वेश्चन, और आई शुड से नॉट स्टार्ट, लेट्स एंड द लेक्चर विथ वन ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा सा दिमाग, जो भी कंसेप्ट अभी तक पढ़े उसको अप्लाई करना है। यस, अभी तक हमने क्या किया? कंसेप्ट था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब वो क्वेश्चंस डायरेक्टली उस कंसेप्ट से रिलेटेड थे, कुछ और हमको लगाने की जरूरत नहीं थी। बट इस सब में देखते हैं आपका दिमाग लगता है या नहीं। ठीक है, अब द सम सेज इट इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन, मींस थोड़ा सा बेसिक आपको यूज करना पड़ेगा दिमाग। यस, याद रखो, स्टार मार्क क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी आपको बुक में स्टार मार्क करके दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपको ये बता रहे कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट पूरा टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक आपको आनी चाहिए, हर एक सम आपको आना चाहिए। स्टार मार्क का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको यूज करना है। द सम सेज इन द फिगर 2.22, इन द फिगर 2.22 m इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। m क्या है भैया? m मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है भैया? मिड पॉइंट उस सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब कंसेप्ट वाइज समझा रही हूं कि RM जितना है उतना MQ होता है। RM कितना है और MQ कितना है? वो दोनों जो आपका RQ है उसके आधे होते हैं। कितने होते हैं? आधे। मतलब अगर आपका RQ 10 सेंटीमीटर का है तो 5 इधर जाएंगे, 5 उधर जाएंगे, सिंपल। बाकी बीच में तो कोई नहीं बचेगा, M बचा है। ठीक है, ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है ये क्लियर है आप लोगों को। तो उन्होंने एक चीज हमको बहुत अच्छी दे दी है कि M मिड पॉइंट उन्होंने बता दिया है, मतलब उन्होंने हमको ये बता दिया है कि RM MQ RQ का आता है। अब वो बोल रहे हैं कि
पी आर क्यू 90 डिग्री है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं 90 डिग्री का एंगल नहीं देखूंगी तब तक मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर पाऊंगी, ये भी मुझे पता है। अब वो बोल रहे हैं प्रूफ दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, ऐसे सम्स देख के डरना नहीं है कि मैम क्या कर रहे थे, 4 कहां से लाए, 3 कहां से लाए। सिर्फ सुनो, समझो, कैसे अप्रोच करते हैं वो भी सीखो। हमेशा ज्योमेट्री के सम्स को कैसे अप्रोच करना है वो सीखना है हमें। इट इज सिमिलर टू सॉल्विंग अ सीआईडी केस, ये मैं हमेशा बोलती हूं। यस, अब देखो हमको क्या ढूंढना है वो पहले देख लो। हमको ढूंढना है पी क्यू स्क्वायर ऑन द लेफ्ट चाहिए, है ना। तो पी क्यू स्क्वायर लेफ्ट पे कब आ सकता है, जब मैं ये बड़े ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। पहली चीज, राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, मुझे पीएम चाहिए, मुझे पीआर चाहिए। तो पीआर और पीएम कब आएगा, जब मैं छोटे ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूं तब। क्लियर है, क्या दिया है फिर उसके पास जाओ। क्या हम जो मैं लगा सकती हूँ उस कंसेप्ट के लिए जो गिवन पार्ट है वो दिया है क्या, हाँ दिया है, मुझे आर 90 डिग्री दिया है, तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम छोटे ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल दोनों पे लग सकता है। दिस इज हाउ वी अप्रोच द सम। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि इन ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे, दैट इज पी आर एम। मुझे दिया हुआ है कि एंगल आर जो है वो 90 डिग्री का है, गिवन है, तो मैं उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो मैं बोलूंगी भैया पी एम स्क्वायर जो है ना वो पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर के बराबर है बाय पी टी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे बताओ पी एम स्क्वायर तो मेरा वही रहने वाला है क्योंकि मुझे उसका कोई लेंथ पता नहीं है, पी आर भी मेरा वही रहने वाला है क्योंकि मुझे उसका भी कुछ पता नहीं है, पर आर एम का क्या, आर एम के लिए मुझे बोला एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट मतलब आर एम जो है क्या वो आधा ऑफ आर क्यू है, जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था। यस, तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ बाय हाफ आर क्यू स्क्वायर, एंड मैं रीजन में लिखूंगी दैट एम इज मिड पॉइंट, दिस इज गिवन राइट। तो हम इसको यूज कर रहे हैं, जो दिया है उसको यूज करो भैया, यूज करने के लिए ही दिया है, देखने के लिए थोड़ी ना दिया है, यूज करने के लिए दिया है। अब अगर आप ये कर देते हो तो मुझे बताओ पी एम स्क्वायर को तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पी आर स्क्वायर को मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट हाफ आर क्यू स्क्वायर है, होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, एंड आर क्यू का स्क्वायर वुड बी आर क्यू, बट डिनोमिनेटर में 4 आ गया, तो मैं क्या करूंगी, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 4, वी गेट, व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर। आ गया क्या आपका 4, जिसका डर था वो मिल गया क्या, मिला मिला मैम, लेकिन एक और प्रॉब्लम हो गया है, हमको पी आर 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स चाहिए था, लेकिन सम खत्म तो नहीं हुआ, मैंने तो नहीं बोला सम खत्म हो गया, इसका पिक्चर अभी बाकी है ना। देखो अब जब हम इस स्टेप पे आ जाते हैं जिसके आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, जो प्रूफ करना है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर करेंगे तो मुझे पीएम चाहिए, मुझे पीएम मिल गया, मुझे पीआर चाहिए, मुझे पीआर मिल गया, कितनी बार चाहिए उसकी बात अलग है, पीआर चाहिए था पीआर मिला, मुझे पीक्यू चाहिए, पीक्यू मिला क्या, नहीं मिला, उसके जगह कौन आ गया, आरक्यू। अब मुझे क्या करना है, आरक्यू के जगह पे पीक्यू लाना है। यस, क्या करेंगे, बड़े ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूं अगर आप मार्किंग करते हो डायग्राम में तो आपका डायग्राम आपसे ज्यादा बातें कर सकता है और सही बातें भी करता है ना। सो अब आप बोलेंगे, इसको आप रख लो, मार्किंग कर लो, इसको फर्स्ट लिख दो। अब आप बोलो इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल आर 90 डिग्री अभी भी है, तो पाइथागोरस थ्योरम अभी भी लग सकता है। हम बोलेंगे पी क्यू का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर बाय पी टी। अब पी क्यू का स्क्वायर वही रहने वाला है,
आर क्यू मुझे सब्सटीट्यूट करना इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगी, पी आर को शिफ्ट कर दूंगी. यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन. तो पी आर एडिशन में था, वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा. हाँ या ना बताओ. अब मैं क्या करूंगी, देखो व्हाट इज दिस स्टेटमेंट मीन. दिस स्टेटमेंट मीन्स आर क्यू का वैल्यू इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. अगेन बोलती हूँ, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि आर क्यू स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो पी क्यू स्क्वायर में से पी आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ. मैं करूंगी सब्सटीट्यूटिंग आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1. अब 1 में जहां पे आर क्यू है वहां पे हम क्या लगाएंगे, बताओ जल्दी. यस, हम लगाएंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. अब ब्रैकेट को मैं ओपन करती हूं, प्लस का साइन बाहर है तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है. ये 4 टाइम्स पीएम है. अब देखो देयरफॉर 4 टाइम्स पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या ये पी आर और ये पी आर लाइक टर्म्स है. यस. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. यस. तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट. मैंने गलती से यहां पे 4 लिखा है, वो मैं इरेज कर देती हूँ. तो हम उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट. 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. एडिशन ऑफ इंटीजर्स, बेसिक की बात कर रही हूँ. एडिशन ऑफ इंटीजर्स में याद रखो सेम साइन है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे. साइन आंसर में किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब आप क्या करोगे, 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पी आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू स्क्वायर. अब हम इसको अरेंज कर दो यार, जैसा चाहिए वैसा अरेंज कर दो. कैसा चाहिए, पी क्यू लेफ्ट में चाहिए और बाकी सब राइट में चाहिए, तो इसको एक तरफ ही रहने दो. पी क्यू को, आई एम सॉरी, पी क्यू को एक तरफ ही रहने दो. 3 पी आर स्क्वायर को शिफ्ट कर दो. व्हेन यू चेंज द साइड यू चेंज द ऑपरेशन. तो मैंने चेंज किया भैया साइड, तो वो 3 पी आर प्लस में था तो वो माइनस में हो गया. अब मुझे बताओ जो चाहिए था वो मिला क्या, हेंस प्रूव हुआ क्या, कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला सम हम खुद से सॉल्व कर पाए क्या, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या. ये तो पहला है, अभी तो शुरुआत है. जैसे मैंने बोला पिक्चर अभी बाकी है. हमें पता है हमें बोर्ड एग्जाम में एक एम रखा है और वो एम को, वो टारगेट को हमको अचीव करना है. इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये 2 महीने में हम बहुत सारे सम्स सॉल्व करने वाले हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाले हैं. यस, सो कीप प्रैक्टिसिंग. मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ बने रहना है. अगर आपको ये पसंद आया है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, आपको बहुत मजा आया है, तो आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करेंगे बाय शेयरिंग द वीडियो. एंड हर रोज हर रात 10 बजे मेरे साथ मैथ सॉल्व करेंगे. यस, सो आज के लिए इतना ही. टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.